हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीजन ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ ईटीएफ। बेसिकली सब लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, सभी को पैसा बनाना है, पर एक नो नथिंग इन्वेस्टर जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतने टूल्स नहीं है, स्टॉक मार्केट की स्टडी जैसे आप सबको पता है एजुकेशन सिस्टम में हमारे नहीं है, और फाइनेंशियल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखता है, उसका बैकग्राउंड फाइनेंशियल नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वेल्थ नहीं बना सकते। तो वेल्थ बनाने के लिए क्या तो बिजनेस शुरू करें, बट छोटे अमाउंट से ना बिजनेस शुरू किया जा सकता है, और छोटे अमाउंट की वजह से वो लोग ज़्यादा ट्रैप्स में फंस जाते हैं। LIC, PPF, FDs, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है, जिसे बोलते हैं ETF। तो बेसिकली ETF समझने से पहले आप सबको ये समझना पड़ेगा कि ETF बेसिकली होते किस चीज़ के हैं और किस चीज़ से ड्राइव होते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत में एक इंडेक्स है, इंडिया में एक इंडेक्स है जिसे बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होता है? एक निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं उनका एक बास्केट है। जैसे आप मार्केट में जाते होंगे, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेते होंगे, उन्हें बास्केट में रखते होंगे और उसकी बिलिंग करवाते होंगे, तो एक फाइनल अमाउंट बनता है। तो इंडिविजुअल का रेट है वो उसके अंदर ऐड करके एक सम अप बनता है। तो ऐसा ही इंडिया में भी है कि 50 ऐसी इंडियन कंपनीज होती हैं जो कि टॉप हैं, क्वालिटी कंपनीज हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज से हैं। उन कंपनीज का एक बास्केट होता है निफ्टी 50, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को क्वाइट रिप्रेजेंट करता है। तो आप जनरली सुनते हैं मार्केट क्रैश हो गया, निफ्टी गिर गया, निफ्टी चढ़ गया, तो बेसिकली वो उन 50 कंपनियों के ही उतार चढ़ाव के द्वारा ही वो होता है। तो ये 50 कंपनियां कौन सी हैं? ज़्यादातर का नाम आपने सुना होगा, कुछ का नहीं भी सुना होगा, पर मैक्सिमम आई थिंक आपने सुना होगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T एंड सो ऑन। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाती हैं। तो आप यहाँ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री देखते होंगे जो कि डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते हैं। जैसे ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाते हैं आप, गुड डे, कोल इंडिया जो हमें रेगुलर कोल सप्लाई करता है, इंडिया गवर्नमेंट की PSU है, HDFC बैंक आपने देखा होगा, SBI, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहाँ पे शायद आप काम भी करते हो, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय भी यही कंपनियां भारत में करती हैं। तो अब इन कंपनियों को बताने का मतलब क्या था? बिकॉज आपको अगर मैं ETF समझाना चाहूँ तो ETF बेसिकली एक म्यूचुअल फंड ही होता है। म्यूचुअल फंड आपने बहुत सुना होगा कि किसी बैंक का सुना होगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का म्यूचुअल फंड सुना होगा। पर बेसिकली क्या होता है, निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए, सबसे क्लोजली मॉनिटर करने के लिए ETF बनाए गए हैं, जो कि निफ्टी 50 के रिटर्न को ही आपको देंगे। जैसे कि आम भाषा में समझने के लिए, कि आपको अगर भारत के अंदर पैसा लगाना है तो भारत में आप सीधा इकोनॉमी में थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएं जो भारत की इकोनॉमी को थोड़ा रेप्लिकेट करे। तो उसके लिए बना है निफ्टी 50 इंडेक्स, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। वो सभी अलग अलग सेक्टर से होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई ऑयल बिजनेस में है, कोई कोल बिजनेस में, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, कोई दवाई बनाती है। तो आपने पूरे भारत को ले लिया। अब भारत को ले लिया, अब आप सीधा निफ्टी में इंडेक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक शेयर भी इस कंपनी का लेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, लोगों से पूल करते हैं पैसा और उन्हें निफ्टी इंडेक्स में लगाते हैं डायरेक्टली। तो निफ्टी इंडेक्स एक लो एक्सपेंस रेशियो, मतलब उसमें बहुत कम खर्चा होता है, और उसके कंपैरिजन में आपको भारत की 50 टॉप क्वालिटी कंपनीज मिल जाती हैं। तो उसका एक्सपेंस रेशियो जनरली 0.05% होता है। मीन्स अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपके तकरीबन तकरीबन 0.05 पर 100 रुपीज़ पैसा, मतलब मान के चले कि 5 पैसा आपको 100 रुपये पर आपको खर्चा देना पड़ता है, जबकि ये बहुत लो है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को चेक करेंगे, उनका जनरली एक्सपेंस रेशियो 0.5%, 0.8%, 1%, 1.5% होता है। तो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो से फ़ायदा क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो से फ़ायदा क्या होता है? लॉन्ग टर्म में अगर आपका जो निफ्टी है उसने इंडेक्स ने रिटर्न दिया 13% या 14%, तो उसमें से 0.5% रिटर्न जो है आपका कट जाएगा, जो कि एज अ फीस दे वो चार्ज करेंगे, और बाकी सारा रिटर्न जो कंपाउंड होके आपको मिलेगा वो सारा मिल जाएगा। पर अगर यही चीज़ आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उनमें रिटर्न मान लो 14% आया, 15% आया, उसमें से वो 1.5%, 1% काट लेंगे और बाकी आपको दे देंगे। तो इसमें जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, और ये पैसिवली मैनेज की जाती है, मतलब इनमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं की जाती। ऑटोमेटिकली भारत की टॉप 50 कंपनियां इनके अंदर होती हैं। अगर किसी कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो उसे निकाल दिया जाता है और उसकी जगह दूसरी कंपनी डाल दी जाती है। तो एक पैसिवली मैनेज फंड होता है, और ये एग्जैक्टली इंडिया के निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न को कॉपी करता है। ये एक्टिवली मैनेज नहीं होने की वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत लो रहता है, और लोगों को इससे बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलता है।
अब देखते हैं कि जनरली लोग मुझसे जो सवाल पूछते हैं, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, बिकॉज़ लोगों के बीच में थोड़ा अवेयरनेस कम था। लोग जनरली एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ इनके अंदर पैसा लगाते हैं। मैं नहीं कहता कि ये इंस्ट्रूमेंट गलत हैं, ये भी अपनी जगह सही हैं। पर जो यंग इन्वेस्टर हैं, जिनकी उम्र छोटी है, 23 साल, 24 साल, अंडर 30 एज में जो लोग हैं, उनको इक्विटी में एक्सपोज़र लेना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनके पास लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन अभी बाकी है। अगर वो उस समय के दौरान इक्विटी में एक्सपोज़र ले लेंगे, तो जब वो उम्र उनकी बढ़ जाएगी, एक एज आ जाएगी, 55, 50 प्लस हो जाएँगे, तो उस समय उनके पास काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं कि कौन लोग निफ्टी 20 इंडेक्स को बाय कर सकते हैं? निफ्टी 20 बाय करने का कोई क्राइटेरिया तो होगा। सेकंड, क्या उनमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एफडी की तरह? तीसरा सवाल सबसे ज़्यादा ये लोग पूछते हैं, क्या इनसे टैक्स भी बचाया जा सकता है? जनरली सैलरीड पर्सन होते हैं, वो टैक्स सेविंग के लिए पैसा लगाते हैं। तो वो एफडी में इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि टैक्स बचाना होता है। पर क्या निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगा के भी टैक्स बचाया जा सकता है? और अल्टीमेट सवाल सबसे ज़्यादा है कि हमें निफ्टी 20 में ही क्यों पैसा लगाना चाहिए? तो इन सब के सवालों के जवाब एक-एक करके हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल कि कौन निफ्टी 20 को बाय कर सकता है? निफ्टी 20 को कोई भी इंसान, इंडिया का कोई भी इंसान जिसकी एज 18 प्लस है और उसके पास वैलिड पैन कार्ड और डीमैट अकाउंट है, बाय कर सकता है। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप ज़ीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, इन पे से किसी भी खुलवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकिंग की है, जो ये साइट्स खुल गई हैं ज़ीरोधा, ग्रो, पेटीएम वगैरह, इनमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको निफ्टी 20 बाय करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो इट्स अ चार्ज फ्री। इनिशियल टाइम में आपको जब स्टार्ट करेंगे आप ज़ीरोधा में अकाउंट, तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, अदरवाइज आपको कोई उसका चार्ज नहीं देना पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। निफ्टी इंडेक्स को अगर आपने बाय करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये निफ्टी इंडेक्स है, ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, या जैसे हम एलआईसी वगैरह के अंदर सम एश्योर्ड मैच्योर पॉलिसी खरीदते हैं, वो नहीं है। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको किसी भी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए इसे हाई रिस्क मार्केट बोलते हैं। इसके अंदर आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, पर एज टाइम बीतता जाता है तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपकी पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाते हैं। पर इसके लिए लोग तैयार रहें कि आपका पोर्टफोलियो वोलेटाइल भी रहेगा, आपका निफ्टी जो 20 आप बाय कर रहे हैं वो अप एंड डाउन भी रहेगा, कभी 10% ऊपर, कभी 10% नीचे, बिकॉज इकोनॉमी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर मार्केट जो है वो इकोनॉमी से ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलता है एफडी की तरह। इसीलिए शायद इसका रिटर्न एफडी से भी डबल होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। थर्ड होता है, क्या हम टैक्स बचा सकते हैं निफ्टी 20 में इंडेक्स में इन्वेस्ट करके? तो आपको मैं सीधा ऑब्सोल्यूट आंसर इसका ये देता हूँ कि निफ्टी 20 इंडेक्स अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका टैक्स सेव नहीं हो सकता उसके अंदर। इसके कुछ एक रीज़न है। इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स बचाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जो पहले दिए हैं, उनके अंदर कुछ लॉक इन पीरियड होता है, या उसके अंदर आप मानेंगे जैसे एफडी, इंश्योरेंस, इनके अंदर एक लॉक इन पीरियड होता है। अब आप लॉक इन पीरियड का मतलब समझिए कि अगर आपने निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो आप तुरंत की तुरंत ही पैसा निकाल सकते हैं। आज इन्वेस्ट किया, आप कल पैसा निकाल सकते हैं, अपने मनी को लिक्विड कर सकते हैं। पर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है एफडी में, 5 साल की एफडी जो टैक्स सेविंग होती है, या ईपीएफ में तो 15 साल, एलआईसी में तो 20 साल, तो आप 10 साल 20 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इक्विटी में पैसा लगाना है और फिर भी मुझे जो टैक्स सेविंग भी करनी है, तो आपके लिए अलग म्यूचुअल फंड्स है जिनका नाम होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स। वो भी सेम इक्विटी में पैसा लगाते हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका एक्सपेंस रेशो थोड़ा हाई होता है, पर अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो और टैक्स भी सेव करना है तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, निफ्टी 20 से आप नहीं कर सकते। सो ना हम टैक्स बचा सकते हैं, ना हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिर भी हमें निफ्टी 20 में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका तो कोई फायदा दिखता ही नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको ज़रा इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि इसके अंदर कुछ रिस्क और रिवार्ड होते हैं। जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर होता है रिस्क ऑफ कैपिटल, आपने जो पैसा लगाया है उसका नुकसान हो सकता है। हाई वॉलेटिलिटी, आपका पोर्टफोलियो 10% 20% अप हो सकता है, 20% नेगेटिव हो सकता है। आपने लाख लगाए उसके 80,000 हो सकते हैं और 1 लाख के 10 लाख भी हो सकते हैं। तो ये मार्केट पे डिपेंड है वॉलेटिलिटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका प्योरली स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है इसके अंदर। इसके रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। कैपिटल आपकी लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है जो आपको इसके जैसा रिटर्न दे सके, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी 20 आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपको बेस्ट रिटर्न निकाल के देगा विद काइंड ऑफ लिमिटेड रिस्क, जो मैं आगे आपको समझा रहा हूँ।
अब जरा देखते हैं कि इसके अंदर लिमिटेड रिस्क बता रहा हूँ मैं, इसका रिटर्न बता रहा हूँ मैं, तो कैसे आप समझेंगे। सबसे सबसे पहले समझिए, निफ्टी 50 के अंदर मैंने आपको कंपनीज दिखाई। आप इस वीडियो को बैक कर लीजिएगा, आप दोबारा से उन कंपनीज को देखिएगा, आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। उसमें भारत की सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनी है। जैसे नाम मैं लेता हूँ, मारुति सुजुकी, टीसीएस, रिलायंस। आपको लगता है कि ये कंपनियां कभी फ्यूचर में ज़ीरो हो सकती हैं, और अगर ज़ीरो हो भी गई, लेट सपोज इनमें से एक कंपनी ज़ीरो हो गई, तब भी 49 कंपनियां होंगी जो आगे परफॉर्म करेंगी। और निफ्टी इंडेक्स में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली इसके इंडेक्स से बाहर हो जाती है और दूसरी कंपनियां इसके अंदर आ जाती हैं। तो कभी भी फ्यूचर में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि निफ्टी इंडेक्स कभी ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब आपकी कैपिटल हमेशा बनी रहेगी, और अगर आपकी कैपिटल बनी रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो भी करेगी। सेकंड, इसका जो बेनिफिट होता है कि ये जो ग्रोथ है वो इंडिया की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। अब आप सबको पता है, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया ही है, और इंडिया की ग्रोथ जो है लगभग लगभग 9% के आसपास, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब ने कहा है। और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो अभी बजट आया आपने देखा होगा, उसमें भी इंडियन ग्रोथ को 8.5% प्रिडिक्ट किया गया है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो अगर आप देखेंगे 8.5% इंडिया की ग्रोथ है, 6% इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है, तो आप मान के चलिए 13% 14% का रिटर्न निफ्टी से निकाल पाना नॉमिनल वैल्यू पे बहुत आसान है। तो निफ्टी से 13-14% रिटर्न आ सकता है। पास्ट में भी ऐसे रिटर्न मिले हैं, इस वजह से हम अश्योर हैं कि इसके अंदर 13-14% के हमें रिटर्न मिल जाएंगे। इसकी एक एडवांटेज भी है, अगर आप देखें भारत में इन्फ्लेशन जो है वो 6% के तकरीबन होती है। तो अगर आपने कोई गोल सेट किया, आज आपने कोई ऑब्जेक्ट सेट किया कि लाइक हमें 10 साल के बाद मुझे 2 लाख रुपए चाहिए किसी गोल को फुल, 1 लाख रुपए आज के दिन चाहिए, वो 10 साल में ऑटोमेटिकली 2 लाख हो जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जो कम से कम आपको 2 लाख से ज़्यादा रिटर्न दे, सो दैट आप अपने गोल को भी पूरा कर पाएँ, और साथ के साथ आपकी कैपिटल भी कुछ एप्रिशिएट हो। पर अगर आपने एफडीज में इन्वेस्ट किया जो कि आप जानते हैं 6% का रिटर्न देती है, एलआईसी में इन्वेस्ट किया जो कि 6% रिटर्न, या फिर इवन पीपीएफ में इन्वेस्ट किया जो कि 7% रिटर्न देती है, तो आप इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिजल्ट बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि 5 साल की एफडी के अंदर आप टैक्स तो बचा लेंगे, परंतु आपको उसके बाद इनकम टैक्स के अंदर आपकी जो है इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेम टू सेम एलआईसी बेशक आपका टैक्स फ्री हो, पर उसका होराइजन टाइम 20 ईयर्स का होता है, तो 20 साल के लिए लॉक कर सकते हैं आपको पैसा। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के पास डेट में पैसा डला हुआ है, किसी का ईपीएफ डिडक्ट हो रहा है, किसी ने पहले ही एफडी करवा रखी है, तो वो निफ्टी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करे, और इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी 2050 से। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये वर्ल्ड बैंक के डाटा, ये आईएमएफ के डाटा, ये और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि 2060 50-60 आते आते इंडिया वर्ल्ड की सेकंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। तो आप इस ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए निफ्टी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे ऑन ग्राउंड्स ऑफ थिंकिंग। अभी हम डाटा पे बात करते हैं। अभी डाटा पे बात करें तो आप ये जो रिटर्न मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने है, जिसमें फंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है निफ्टी का रिटर्न है ये, जो कि निफ्टी का रिटर्न आ रहा है 10 साल में 13.59। 10 साल का रिटर्न 13.59, 7 ईयर्स का 11.52, 5 ईयर्स का 15.8, 3 ईयर्स का 17.6, 1 ईयर का 15% रिटर्न। तो आप ओवरऑल देखेंगे कहीं पर भी निफ्टी ने 12% के आसपास से नीचे का रिटर्न नहीं दिया। इसके साथ आप चेक करिए, इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न ही दे रहे हैं, जो कि निफ्टी जैसे ही रिटर्न है। और कई स्टांसेस में 5 साल में देखेंगे, 10 साल में देखेंगे, 7 साल में देखेंगे, 1 साल में देखेंगे, तो वो इवन निफ्टी से भी थोड़ा, जो फंड हमारा है उससे भी, निफ्टी 20 से भी कम रिटर्न दे रहे हैं। और आप ये मानेंगे कि इनके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी होता है, हमारे में कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। तो आप ऑटोमेटिकली बिना स्टॉक मार्केट को जाने, आप सुबह उठकर ना स्टॉक मार्केट खोल के देखना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं, तो आप जैसे इंसान के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इक्विटी में एक्सपोजर लेने के लिए। इसके बाद हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर कोई इंसान आज सोचता है कि मैंने आज 1 लाख रुपए का कोई कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, और आज उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, वो सोचता है कि मैं 10 साल तक पैसे इकट्ठे करूंगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो आपको ये बता दूं कि इन्फ्लेशन की वजह से आज जो 1 लाख रुपए की चीज़ मिल रही है वो 10 साल के बाद 1,64,000 रुपए में आपको मिलेगी। बिकॉज इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ। अगर आप वही पैसा लेट से एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको टोटल अमाउंट देखिए, आपको चाहिए कितना, 1,64,000। आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, 10 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा 1,90,000। तो आप जस्ट जस्ट लाइक ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ अप्रिशिएट करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल के बाद भी आपने कुछ वेल्थ क्रिएट नहीं की है। वहीं आप जाएंगे
निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करने हैं, तो आप 1 लाख रुपए अगर आप डाल देते हैं और 10 साल तक उसे छोड़ देते हैं, तो जो पैसा है वो लगभग 3,80,000 रुपये हो जाएगा, जिसमें से 1,70,000 के आसपास आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया और स्टिल आपके पास 80-90 हज़ार, सॉरी 2 लाख के आसपास पैसा फिर भी बच जाएगा, जो कि काफ़ी ह्यूज वेल्थ हो जाती है किसी भी एक इंसान के लिए जिसको सिर्फ 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करना। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि निफ्टी इंडेक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। और मैंने इससे रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाया है, इस चैनल पे है, प्रीवियस वीडियोस में है, आप इस चैनल पे आए हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें निफ्टी के डाटा के साथ मैंने ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इवन तो 10 ईयर्स 15 ईयर्स में आप रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है नेगेटिव रिटर्न्स इवन दो लोअर देन एफडी रिटर्न्स निकालना, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही इंडियन ग्रोथ की वजह से आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो जो भी मैंने आज इसके अंदर बताया है वो सब मेरी पर्सनल व्यू है, आप इसके बारे में स्टडी करिएगा, डाटा फैक्ट चेक करिएगा और उसके बाद ही अपना कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिएगा। और इस चैनल पे आए हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है या पसंद आया है और इस जैसी कोई और वीडियोस आप चाहते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है और क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट की इन्वेस्टमेंट से खुश हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।